नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजय साम्राज्य के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, ये कब हुआ, वो कौन लोग थे, इसमें किनका किसका शासन रहा है और कौन हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि हमारी परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से बनता है विजयनगर साम्राज्य से, तो वो मतलब छूटे नहीं हमसे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि विजयनगर साम्राज्य आखिर में ये था कहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत हो गया। ठीक है, मतलब समझने के लिए इतना सही है, बहुत सही नहीं बनाया लेकिन फिर भी मतलब समझने के लिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये दिल्ली में, इधर इधर दिल्ली में कौन था, दिल्ली, ये दिल्ली है। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लाइट में बढ़ा लूँ, दिखाई नहीं दे रहा पॉइंटर। और यहाँ पर ये कहीं इसमें हमारा ये पूरा मतलब विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर जो है वो हमारा दक्षिण में पड़ता था। ठीक है, पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, ये हमारा कहीं उत्तर उत्तर में नहीं था और मध्य में था, ये पूरी तरीके से दक्षिण में बसा हुआ एक राज्य है। ठीक है, और कब इसकी स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1336 में, 1336 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में किसने किया था, तो दो भाई हैं, नाम याद रखिएगा। स्थापना किसने किया था, तो हरिहर प्लस बुक्का, ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को उड़ता उड़ता बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग कहानी के रूप में थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 1336 में हम देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है, लेकिन ये बताइए कि 1336 में दिल्ली में भी तो किसी का शासन था, कौन था, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो 1336 में तब तक हमारे तुगलक तुगलक वंश आ चुका था। ठीक है, और स्पेशली अगर 1326 की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1326 में हमारे ये मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, ये उस समय दिल्ली पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो दिल्ली में कौन बैठा है, मैं देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। ठीक है, अब मैं जब भी आगे लिखूंगा तो मैं ऐसे इसको लिखूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में अभी रूल कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि और देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में क्या क्रम रहा है। तो पहले आए थे गुलाम। ठीक है, गुलाम के बाद कौन आया, खिलजी, खिलजी। ठीक है, फिर खिलजी के बाद गुलाम, खिलजी, फिर तुगलक, तुगलक। ठीक है, फिर सैयद और लोधी। सैयद तो खैर बहुत कम समय के लिए थे ये लोग, लोधी अंतिम थे। इसके बाद कौन आ गए, इसके बाद मुग़ल आ गए थे। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे मुग़ल को, लेकिन अब खुद सोचिए कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसे चलते 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 हम यहाँ पर आके अब रुक चुके हैं। ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप इसको मतलब 1500-1600 में आप जोड़ दीजिएगा, नहीं, ये आपका हम पहुंच चुके हैं 1313वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, हुआ यूँ कि तुगलक जब आए थे तो उसके पहले खिलजी थे, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, जिसने पहली बार दक्षिण में क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात मैंने उस समय बताया था कि खिलजी जो था, खिलजी, इसने क्या किया था, सबसे पहले दक्षिण में आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण में
आक्रमण किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के मरने के बाद क्या होता है कि कई खिलजी आते हैं और जाते हैं। ठीक है, फिर तुगलक आ गए थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि तुगलक दिल्ली को संभाल नहीं पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दक्षिण तक नहीं संभाल पाता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन ये इतना कमज़ोर शासक हो चुका था तब तक कि ये बेचारा अब दिल्ली तो छोड़िए, मतलब दिल्ली को भी नहीं संभाल पा रहा है, और अब जो थोड़ा सा जो जीत करके रखा था खिलजी, वो उसको भी नहीं संभाल पा रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से तो नियंत्रण नहीं खोया था, लेकिन उतना उसका प्रभाव नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि दक्षिण जाता है, और दक्षिण से क्या करता है कि दो भाइयों को अपने साथ ले करके दिल्ली आता है। ठीक है, और उनसे ये कहता है कि तुम लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लो मेरे कहने पे, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक उन लोगों का जो है वो धर्म परिवर्तन करा देता है। ठीक है, तो दक्षिण में एक स्थान था, यहाँ पर मान लीजिए कि यहीं पर एक स्थान है कामपिल्ली। कामपिल्ली, इसी कामपिल्ली से ये दो भाइयों को ले करके मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली आया हुआ था। ठीक है, अब ले करके आता है, अपना पूरा तंत्र मंत्र के द्वारा इन लोगों को पूरा मुस्लिम बना देता है। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाई से ये कहा था कि तुम लोग काम्पिल क्षेत्र को संभालो। ठीक है, और दोनों बहुत हंसी खुशी राजी भी हो गए थे। और बुक्का और हरियर ने क्या किया कि काम्पिल क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक से चुरा करके खुद राजा बन जाते हैं बाद में। ठीक है, यानी कि देखिए कि कितना बड़ा मतलब ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, हालांकि उस समय ये सब चलता रहता था। ठीक है, और यही जो काम्पिल जो क्षेत्र है, ये लोग जब गद्दारी जब कर देते हैं हरियर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि मतलब अब आप यहाँ पर हैं कहीं, ठीक है, और आप दिल्ली में बैठे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो यार वहाँ तक बात पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम भी लग जाता था। ठीक है, बहुत लोग तो मतलब पहुँच भी नहीं पाते थे, रास्ते में उनको निपटा देते थे सब। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हरिहर और बुक्का ने जब धोखा जब दे दिया, तो इसी काम्पिली क्षेत्र का जो नाम उन्होंने क्या रखा, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि विजयनगर साम्राज्य का नाम कैसे पड़ता है। ठीक है, इन सारी बातों का जो स्रोत है हमें पता चलता है। ठीक है, और इन सारी बातों का जो स्रोत है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मतलब यात्री था। ठीक है, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता इसका नाम है। ठीक है, ये क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है, भारत पूरा बढ़िया से घूम घूम करके चला जाता है, और इसने एक किताब लिखी थी रेहाला। ये हमेशा पूछा जाता है प्रश्न कि रेहाला पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये बुक है रेहाला बुक। किसने लिखा था, तो इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इसी रेहाला बुक में हमें विजयनगर साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर और भी कोई स्रोत होगा, तो जी हाँ बिल्कुल है। तो देखिए विजयनगर के एक राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, स्टार लगा के लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं ये, कृष्ण देव राय। ठीक है, इनकी एक किताब है अमुक्त मालदय। अमुक्त मालदय। ठीक है, इस किताब में भी ये विजयनगर साम्राज्य का उन्होंने जिक्र कर रखा है। ठीक है, हालांकि विजयनगर साम्राज्य के ही राजा थे तो जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपसे कोई स्रोत पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि अमुक्त मालदय और रेहाला, इन दोनों पुस्तकों में इनका जानकारी मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का। फिर जैसे कि दो तीन ठो विदेशी यात्री भी थे, दो ठो विदेशी यात्री नाम याद रख लीजिए। विदेशी यात्री दो ठो फिलहाल लिख लीजिए आप। ठीक है, एक है अब्दुल रजाक, जो कि पूछा जाता है हमेशा, अब्दुल रजाक। ठीक है, और एक डोमिंगे पेस, ठीक है, ये कहाँ का था, तो ये पर्शियन यात्री था।
ये पर्शियन यात्री था, ये पर्शियन यात्री था। और ये क्या था? तो ये था पुर्तगाली। ये पुर्तगाली था, डोमिंगे पेस, पुर्तगाली यात्री। ठीक है, अभी ये लोग तो बस आ रहे हैं भारत में, लेकिन आगे जब हम मिडिल ईस्ट में जब प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे 1498 में कैसे पुर्तगाली भारत पर धीरे धीरे कब्जा करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें मतलब यहाँ से हमें ये हमारे स्रोत हैं ये सब। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या हुआ कि हरिहर और बुक्का जब अपना जब शासन जब कर रहे थे तो इन लोगों को इस्लाम धर्म से दिक्कत होने लगा, क्योंकि ये लोग दक्षिण में रहते थे और दक्षिण में जो भाषा जो चलती थी वो तमिल और तेलुगु चला करता था। ठीक है, कन्नड़ भाषाएं वहाँ पे चला करती थी। तो इन लोगों ने ये सोचा कि अरे यार हम लोग इस्लाम धर्म को हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हमारे जो गुरु जो हैं विजयारण्य, तो वो क्या कह रहे हैं हम लोगों से, तो वो तो कह रहे हैं कि यार तुम लोग इस्लाम धर्म को छोड़ दो। तो इन्हीं दोनों भाइयों यानी कि हरिहर और बुक्का के के गुरु थे कौन? विजयारण्य। विजयारण्य, यहाँ से आपको नाम मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये विजयनगर जैसा क्यों लग रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि अपने गुरु के नाम पर ही इन लोगों ने विजयनगर नाम रखा था। ठीक है, वरना पहले तो वो क्षेत्र कांपिल नाम से जाना जाता था, समझ रहे हैं? तो अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने उसका नाम रखा था। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का की ये गुरु हैं कौन? विजयारण्य। ये क्या कहते हैं कि अरे यार तुमको मोहम्मद बिन तुगलक दो चार ठो मंत्र सुना करके अगर मुसलमान बना सकता है तो लाओ मैं कुछ संस्कृत में तुम्हें मंत्र सुना करके हिंदू बना देता हूँ। तो फिर क्या होता है, विजयारण्य तंत्र मंत्र की सहायता से इनको फिर क्या करते हैं, हिंदू बना देते हैं। ये लोग फिर से हिंदू हिंदू में कन्वर्ट, भाई हिंदू थे ये लोग, हिंदू में फिर से आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि विजयनगर के जो पहले जो राजा थे ना, वो याद रखिएगा, पहला राजा, ठीक है, कौन था? वो हरिहर बना, हरिहर हरिहर बनता है। ठीक है, और दोनों ने होयसाला और मदुरै को कब्जा किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य, एक बहमनी साम्राज्य हुआ करता था, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य, विजयनगर के मध्य एक नदी बहती थी। ठीक है, जो नदी आज भी है, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी बहती थी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य। ये देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ स्पेशली ये पॉइंट करके क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य में कौन सा नदी बहता था, बता दीजिएगा कि सर तुंगभद्रा नदी बहती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट कि कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय, ठीक है, इनके काल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता था। यानी कि कृष्णदेव राय जब राजा हुए तो उस समय तेलुगु साहित्य जो था अपने एकदम चरम पर था। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला करता था। ठीक है, और अपने एकदम टॉप लेवल पर चल रहा था उसमें, इसीलिए इसको तेलुगु साहित्य का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि जहांगीर के काल में चित्रकारी को मतलब एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा दिया गया था। ठीक है, और शाहजहाँ के काल में क्या हुआ था, स्थापत्य कला को। उसी प्रकार से कृष्णदेव राय के काल में तेलुगु साहित्य को आप देख सकते हैं कि एकदम टॉप लेवल पर था। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि बाबर जो था, जो कि 1526 में भारत में आएगा, तब तक तो ये विजयनगर साम्राज्य अपना मतलब अस्तित्व में उतना रहेगा नहीं, इतना प्रभाव इसका नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 1526 से पहले का, तो जाहिर सी बात है कि बाबर 1526 में अगर आता है बाबर, ठीक है, अगर 1526 में अगर आ रहा है भारत में, तो इसका मतलब ये हुआ कि विजयनगर साम्राज्य मतलब अच्छे से चल चुका है, ठीक है। तो बाबर ने क्या बताया था कि बाबर की जो आत्मकथा है, ठीक है, उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बाबर ने भी इस चीज़ को माना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर के मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हजारा मंदिर, प्लस विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर, इनका निर्माण कौन कराया था? तो कृष्ण देव राय। आप देख रहे हैं कि जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो कृष्णदेव राय के ही काल में हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली यही होंगे। अब देखिए क्या होगा कि 1529 में, ठीक है, 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और देखिए दक्षिण में यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण में क्या होगा कि यहाँ पर कृष्णदेव राय जो हैं दक्षिण में, इनकी मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। और वहीं अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो ये दिल्ली में इस समय कौन आ चुका है? बाबर आ चुका है। यहाँ तक कि अभी ये 2-3 लड़ाई लड़ भी चुका है, ठीक है। जैसे कि खानवा का युद्ध लड़ चुका है जो कि 1527 में हुआ था, और पानीपत का पहला युद्ध भी लड़ चुका है जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर में कुछ और चल रहा है, ठीक है, और दक्षिण में कुछ और चल रहा है, ठीक है। यानी कि पूरे भारत पर एक आदमी का शासन नहीं है, ठीक है। हालांकि कहने के लिए तो मुगल काल फिर बाद में अपना प्रभाव छोड़ेगा आगे, लेकिन अभी जो सिनेरियो जो बन रहा है उसमें क्या है कि पूरी तरीके से ये लोग इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। तो इसमें क्या हुआ था कि विजयनगर की पराजय हो गई थी, ठीक है। विजयनगर जो है वो हार गया था, ठीक ना। एक मिनट, विजयनगर की पराजय हो गई थी, ठीक है। तो विजयनगर की पराजय हो चुकी है अब, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक मिनट। अब क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि विजयनगर का जब अंतिम जो राजा है ना, उसका नाम है श्रीरंगा। ये अंतिम राजा था, ठीक है, विजयनगर का। अच्छा, फिर
फिर क्या हुआ कि देखिए विजयनगर का जो अंतिम जो राजा है वो तो श्रीरंगा है, ठीक है। और इसके बाद फिर मतलब कोई बहुत ज़्यादा ये लोग प्रभाव छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक ना। और ऐसे ही मतलब फिर विजयनगर का समाप्ति, देखिए जब तालीकोटा का युद्ध जब समाप्त हुआ था ना, तो फिर उसके बाद जब विजयनगर वैसे ही उसका समाप्ति की तरफ अग्रसर हो चुका था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ हम कृष्णदेव राय के बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय, ठीक है। काल इनका कब तक रहा है, तो 1509 से 1526 तक, तकरीबन 16-17 साल तक ये शासन किए हैं, ठीक है। और इनके काल में जो भाषा जो थी वो संस्कृत, तमिल और तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। जो कि मैंने पहले बताया कि ये दक्षिण के ये लोग राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ठीक है। तमिल को तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। मैंने पहले बताया कि इसका स्वर्ण युग आ गया था, ठीक है। और इनके काल में आपको कांस्य की मूर्तियाँ मिलेंगी, कांस्य की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। और हजारा स्वामी और विट्ठल देव मंदिर मैंने आपको बताया ही, लेकिन चलिए फिर से आप लिख लीजिए जब इनके बारे में स्पेशली देख रहे हैं तो। हजारा स्वामी प्लस विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और एक जो पॉइंट जो कि हमेशा पूछा जाता है कि विजयनगर का राजधानी क्या था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये था हम्पी, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूँ, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, विजयनगर से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हमने उनको देखा, हर एक चीज़ को हमने देखा कि कौन इसका स्थापना किया है, कौन इसमें महत्वपूर्ण राजा है, ठीक है। और वो राजा अपने अपने काल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हर एक चीज़ को हमने देखा, समझा। तो कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर हम अपना वही मुगल काल में जो अंतिम जो प्रभावशाली राजा था कौन, औरंगजेब, सबसे प्रभावशाली शासक, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे ही औरंगजेब खत्म होगा तुरंत हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 से 3 क्लास के बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।